Cl2O6 सॉलिड फॉर्म में है तो कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अरे Cl O2 प्लस Cl, कैटायन में सराउंडिंग एटम कम, एनायन में सराउंडिंग एटम। अब प्लस चार्ज क्लोरीन पर आया, डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बच गया। एनी डाउट? अच्छी बात है। ये आपका sp2 और ये sp3 क्लियर है? समझ में आया? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हुआ था, क्या बोला मैंने? तो जो ज्योमेट्री आई थी उसमें 90 डिग्री के कितने एंगल थे? sp3d3 है ना? तो sp3d3 का मतलब क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 10 ऊपर वाले चम्मच से 5 कोने, हाँ पिरामिड वाला, और नीचे वाले चम्मच से तो 5 ऊपर से और 5, टोटल कितने आए? क्लियर हो गया? है? ऑक्टाहेड्रल में कितने हैं 90 डिग्री के? 4 ऊपर से, 4 नीचे से और 4, तो बॉन्ड एंगल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लोन पेयर कहां रहना चाहेगा? बॉन्ड लेंथ कम हो उस जगह पर या बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो उस जगह पर? बॉन्ड लेंथ जहां, क्यों? क्योंकि लोन पेयर में करेक्टर किसका होता है? एस का। एस का करेक्टर अगर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ, हाँ, तो इसलिए आप जरा इस केस को पूरा पढ़ो ज्योमेट्री और शेप में। अगर आपके पास sp3d है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए, है ना? तो 5 प्लस 0, 4 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3। बॉन्ड पेयर मिनिमम 2। ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो सबकी फिक्स है, ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल। तो जो आपका लोन पेयर आएगा वो इस पोजीशन पर नहीं आएगा, इस पे आएगा जहां नजदीक है। क्लियर है? तो जब यहां आएगा तो पहला आया सीसा है? इसमें 180 के कितने एंगल हैं? भी नहीं है, एक भी नहीं है। ये एंगल तो 120 है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ऐसे न रह करके, नहीं समझ में आया? 3 प्लस 2, वही टी थोड़ा झुक गया है ये वाला, क्यों? और ये एग्जैक्ट 180 कैसे आ गया? हाँ, इन दोनों का सम इससे कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? आ गया? ठीक है। D3S के बारे में बात हो गई थी, यानी हाइब्रिडाइजेशन फिनिश है। CCl3 CF3 हो गई थी, है? CCl3 रेडिकल, CF3 रेडिकल की हो गई थी। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया जाता है कि केवल बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कौन? बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी वही बैलेंस सेल का ऑर्बिटल हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? PP, तब SP, तब SS। एक स्फेयर को बहुत कम टच करेगा, एक स्फेयर को बहुत कम टच करेगा, वही जहां टच करेगा वही ओवरलैपिंग। डंबल के साथ स्फेयर करोगे ज्यादा टच होगा उसके कंपैरिजन में, और 2 डंबल ज्यादा टच करेंगे। लेकिन ये तब है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ज्यादा कौन काम कर रहा है? R। इसलिए सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर आप करते हो तो समेशन n चेक करना। अगर समेशन n सेम आ जाए तब आपको देखना है PP। तो अगर हम सारे सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 1s से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं, क्योंकि पहला सेल, इसलिए हाइड्रोजन 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के ब्रेक होता है। कहां पे ब्रेक होता है? 1s, बहुत छोटा है। क्लियर हुआ? 1s के बाद फिर तो जब इन दोनों का सम 3 आ रहा है 1 और 2 का, ये क्या आ रहा है? 2। तो पहले तो ये चेक करोगे, बाद में ये चेक करोगे। आ रहा है समझ में? इस तरह से सेट करते हुए चले जाओ। 2p 2s या 2s2, और उसके बाद 2s एंड सो ऑन। समझ गए? समेशन n सेम हो जाए तो क्या देखना है? ये देखना है, उसके पहले ये नहीं देखना। क्लियर? ये तो सिग्मा का हुआ। सिग्मा के साथ पाई की बात करें तो ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है या एक्सियल, और ये क्या होगा? लेटरल फिर से 2 तरह का, डेल्टा और पाई। अब पाई फिर से 2 तरह का, पी पाई डी पाई। तो लेटरल हमेशा सिग्मा से पीछे ही होगा क्योंकि इंड टू इंड ओवरलैपिंग है, और ये क्या है? लेटरल। इसमें 4 लोब्स एक डी ऑर्बिटल के दूसरे डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स के साथ ओवरलैप करते हैं। 4 लोब्स एक डी ऑर्बिटल के, एक मेटल के या एक एटम के या एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट या मेटल या एटम के उसी डी ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेंगे। तो dxy कहां होता है? अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो उनके लोब्स उनके बीच में है। उसी का मिरर इमेज लो, यानी एक और ले लो उसी तरह, इसलिए बोला मिरर इमेज। तो जो लोब्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, इधर वाले करेंगे, इधर वाले करेंगे और इधर वाले। चारों लोब्स जब ओवरलैप करें तो उससे बना हुआ बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड होता है। तो टोटल 8 लोब्स की ओवरलैपिंग हो रही है, 4 पहले का, 4 दूसरे का। टोटल कितनी हो रही है समझ में? तो 8 लोब के ओवरलैपिंग से डेल्टा बनता है। दोनों का सम बोल रहा हूं। और टोटल 4 लोब्स की ओवरलैपिंग हो तो पाई बनता है, और टोटल तो सिग्मा। तो ये इंड टू इंड होता है, इसलिए ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया? जब भी डी यूज होता है वो ज्यादातर इनर सेल का यूज होता है, इसलिए डी कंपोनेंट आने पर आपका समेशन एन कम हो चुका होता है, और समेशन एन कम हो चुका होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है। इस वजह से सिग्मा के बाद कौन आता है? और डेल्टा के बाद डी कंपोनेंट यहां थे, फिर यहां डी कंपोनेंट आ गया, और यहां कौन सा? पी पाई। अगर डी पाई करोगे तो वो आगे रहेगा। समझ में? ये तब ये जब n सेम हो तो। क्लियर हुआ? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ टोटल इसी इतने में सिमटा रहेगा, चाहे जो पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा सिग्मा का ऑर्डर जान गए। सिग्मा और डेल्टा और पाई की बात करें तो पहले सिग्मा, तब डेल्टा, तब पाई। और जब पाई की ही सिर्फ बात करें तो डी पाई, तब पी पाई, तब पी पाई।
क्लियर? डी कंपोनेंट ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितने पी पाई है, कितने पी पाई डी पाई है। इनको इसलिए रोक रखा था कि ये आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिक बतवाएंगे, क्योंकि बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप बता ही नहीं सकते पी पाई या पी पाई डी पाई है। समझ में आया? तो अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी, तो टाइप ऑफ पाई बांड या सिग्मा बांड, तो सिग्मा बांड तो आपको मालूम ही है, एसपी है तो 2 ही सिग्मा होंगे मैक्सिमम। कितने पी ऑर्बिटल अभी बच गए हैं जो सिग्मा बांड नहीं बना रहे? 2। तो 2 तो अभी पी पाई बन सकता है, और अगर इसके अलावा और पाई बांड है तो रेस्ट क्या बनेगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन तो कितना पी बचा है? और उसके बाद तो इसमें जो पहला वर्ड लिखा जाता है वो सराउंडिंग एटम का होता है, और जो बाद वाला वर्ड लिखा जाता है वो किसके लिए होता है? और अगर sp3 आया तो बचा ही नहीं, सिग्मा बांड में चला गया। सिग्मा बांड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है ना, यहां से बना हुआ बांड सिग्मा बांड होता है या फिर लोन पेयर कंटेनिंग होता है। पाई बांड कभी नहीं बनाता, यहां का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बांड, तो क्या कभी नहीं बनाता? ऐसा नहीं है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी पाई बांड बनाता है। अभी जब सिग्मा पाई में डिफरेंस कराएंगे तो बेंजाइन एक केस लिया था ना, जब एरोमेटिसिटी आ जाए नेवर शब्द के लिए, फिर तब तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ये 0 हो गया और यहां ऑल। अब जितने कंपाउंड आपको दिए जा रहे हैं आपको उसमें क्या क्या बताने हैं, ध्यान सुनना। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, टाइप ऑफ पी पाई और पी पाई डी पाई। कितनी चीजें बतानी है? 4 चीजें। शुरू करो, रफ निकाल लो, ये हटा दें। समझ तो गए हो ना? SO2, SO3, कार्बोनेट, फास्फेट, परक्लोरेट, S2O8 माइनस। और आजकल क्वेश्चन आ रहा है, इसी में बात कर लेते हैं। P4O10 और P4O6 दोनों में पीओपी लिंकेज कितने हैं? पीओ लिंकेज कितने हैं? पी पाई कितने हैं और पी पाई डी पाई कितने हैं? ये इसके और इसके लिए दोनों का आंसर देना है। सिग्मा बांड कितने हैं और पाई बांड कितने हैं, इस पे बात हो रही है आजकल, है ना। पहले इनके बारे में आप बताओ, फिर हम आपको उधर लेके चलें। इनमें से जो आपको पसंद हो, एक मैं बता रहा हूं, है? पहले बनाओगे, बनाओ।
SO2 का क्या आया? sp2, है ना? दो इधर बना, दो इधर बना, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, वैल्यू आई sp2। पाई बॉन्ड टोटल कितने? दो। तो एक ही तो आपका पी पाई हो सकता है, और दूसरा क्या है? समझ गए? क्लियर है? आया? ये अभी पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। SO3 में यहां भी वही है, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रहा ही नहीं, है ना? क्या आया? एक तो पी पाई है। समझ गए? ठीक है। और एक काम की चीज, अगर दोनों ही एटम एटॉमिक नंबर 10 से नीचे हैं तो डी है ही नहीं, तो वहां आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। अगर जो है वो पी पाई है। नहीं समझ में आया? जो है वो पी पाई। यहां एक ही है और वो क्या है? sp3 है ना? समझ गए? यहां कितना है? 3 पी पाई डी पाई। क्लियर है? अरे 4+0 है भैया, sp3 है। S2O8 माइनस O8 है, पराक्सी। हाँ जी, ये भी sp3, ये भी sp3। तो 2 पी पाई डी पाई यहां, 2 पी पाई डी पाई यहां, टोटल। समझ में आया? P4O10 की बात करें, पीओपी लिंकेज 1 2 3 4 5 6, यही इसके लिए भी, क्योंकि ये P4O6 अभी बना हुआ है। एक में ही मैं दोनों बनाऊंगा। ये अभी क्या है? P4O6। पीओ बॉन्ड कितने? इसकी बात हो जाए, इसका जब खत्म हो जाएगा तब हम इसमें जाएंगे। पीओ बॉन्ड कितने? हर एक फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है? तो 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, कितने? पी पाई डी पाई, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और जैसे ही आप इसमें ये कर दोगे, अब ये बन गया P4O10। तो अब पीओ बॉन्ड एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। पी पाई डी पाई, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है? बोलो। ये आजकल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, लोन पेयर भी चाहिए? ले खुश हो जा। लोन पेयर P4O6, थोड़ी देर के लिए इनको भूलो। हर फास्फोरस में 4 और हर ऑक्सीजन में 2, तो हर फास्फोरस में 4, 1, तो 4 फास्फोरस में 4 हो गए। और ऑक्सीजन में मैंने क्या कहा? 2, तो 12 4 16। यहां फास्फोरस में नहीं रहा, सिर्फ ऑक्सीजन का है। 10 2 जा 20। गुड। 10 दूना 20, है ना? ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? बोलो। डायपोल मोमेंट में अच्छा, SiO2 में कितने पाई बॉन्ड हैं? सच्ची? एक भी नहीं है? हाँ, पॉलीमर में रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब अच्छा है, बढ़िया। ये हटाऊं?
अरे नोट कर लो, डायपोल मोमेंट के लिए रेडी हो जाओ। चल रहा है का मतलब क्या है? चल जाएगा अभी कि नहीं? नहीं, आप 10-15 मिनट में आ जाना, कोई इमरजेंसी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन अब ये घंटा पड़ा है आपका लेक्चर, तो बदलवा लेंगे। तो लूँ? हाँ ब्रेक में। हाँ जी, सिग्मा और पाई में डिफरेंस जरा बताइए। सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा? इंड टू इंड या लेटरल कहा जाएगा कि एक्सियल? एक्सियल। तो अगर ये एक्सियल है तो वो क्या है? समझ गए? ठीक है। ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है? तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पाई। लोकलाइज्ड कौन है? तो डीलोकलाइज कौन हो सकता है? मतलब रिजोनेंस में जा सकता है। सिमेट्रिकल कौन है? सिग्मा। और अनसिमेट्रिकल कौन है? पाई। जहां अगर ऊपर ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई तो नीचे का बैलून हट जाएगा। समझ में आ गया? बैलून से बताया था ना, ऊपर वाले ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैप हो गए तो। ठीक। अनसिमेट्रिकल। फ्री रोटेशन अराउंड एक्सिस किस में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, क्लियर? बस यही सब है, छोटी मोटी बातें। हाइब्रिडाइजेशन यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो प्योर के भी बीच बनता है, इम्प्योर के भी बीच में बनता है। इम्प्योर मतलब हाइब्रिडाइज्ड। H2 में प्योर सिग्मा है, Cl2 में प्योर सिग्मा है, CH3 में दो कार्बन के बीच में sp3 सिग्मा है। हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp3H सिग्मा है, S। तो प्योर और हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp3 से हाइब्रिडाइज और हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और H2 में क्या था? प्योर और प्योर, यानी सबके बीच। लेकिन पाई सिर्फ प्योर P का प्योर D से, यानी P पाई कहीं sp2 नहीं लिखे हो पाई, सिवाय बेंजाइन के। कहां पे? हर जगह प्योर P ऑर्बिटल यूज होगा। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं डायपोल मोमेंट में। डायपोल मोमेंट तो अभी हम बात करें इसमें डायपोल मोमेंट। एक चीज शुरुआत करवाते हो फिर बीच में। डायपोल मोमेंट क्या है? एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है? तो चार्ज और डिस्टेंस के बीच के मल्टीप्लिकेशन को आपने क्या कहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो म्यू रिजल्टेंट निकलेगा μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा। थीटा बढ़ेगा, cos थीटा कम होगा। ठीक, समझ गए?
डायरेक्शन होगा इसमें टुवर्ड्स मोर EN या मोर माइनस आई इफेक्ट। कहने का मतलब ये है इधर CH डबल बॉन्ड CH2 कर दें और इधर CH NO2 कर दे तो माइनस आई इसका भी ज्यादा है। इन दोनों में ज्यादा माइनस आई किसका है? इसकी ओर चल देगा। समझ में आया? OH करके CH डबल बॉन्ड CH NR3 प्लस कर दें, माइनस आई इन दोनों में किसका ज्यादा है? इधर होगा, मोर माइनस आई की ओर, मोर या मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर। जब हम डायपोल मोमेंट में आते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि किसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो म्यू 0 किसका है? वो नॉन पोलर होगा, है? और म्यू 0 कैसे पता चलेगा? डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट 0 कैसे पता चलेगा? अगर आपका बॉन्ड पोलर है तो सारे सराउंडिंग एटम आप सेम कर दो तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अगर लोन पेयर वहां मौजूद है तो 0 नहीं होगा। अगर वहां क्या मौजूद है, यानी SO2 और CO2 की बात करो तो म्यू इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां क्या है और यहां लोन पेयर नहीं है। समझ में आ गया? SiF4 और SF4 में किसका ज्यादा है? क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं है, यहां है। समझ गए? इस तरह से आप सबका चेक कर लो और लोन पेयर के साथ किसका म्यू 0 है? वो सिर्फ 2 है। यानी अगर ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो और नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम हो तो एक चीज तो कन्फर्म है, म्यू मस्ट बी 0। लोन पेयर के साथ सिर्फ 2 लोग हैं, XeF4 क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा और XeF2। एनी डाउट? ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे। आया? सीधे काम की चीज में आ जाए जो पूछे जा रहे हैं। NH3 और NF3 में किसका ज्यादा? CH Cl3 CH2 Cl2 CH 3Cl और CCl4 में क्या करें? इसका म्यू 0 है, सही तो लिखे थे। ये यहां आ जाएंगे क्योंकि ये म्यू 0 कर दिया और ये म्यू नॉन 0। क्लियर? सारे एल्किल हैलाइड में इससे ज्यादा किसी का नहीं होता, करीब 1.9 dy। अब बाकी याद कैसे रहे? अगर आपको EA याद है, वैसे तो रियल मतलब है Q इंटू डी की वैल्यू मैक्सिमम जिसकी होगी वो डायपोल मोमेंट ज्यादा है। मैंने कहा EA के ऑर्डर में रहता है, मोनो CH3Cl के बाद फिर ये आपका EA का ऑर्डर भी है। आया? तो यहां आपका क्या होता जा रहा है? D बढ़ गया तो Q कम हो गया, यहां Q ज्यादा हो गया तो D कम हो गया। यहां Q और D दोनों ही इतनी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे बड़ी काम की चीज मैंने आपको एक चीज कहा, CH3Cl सबसे ज्यादा, चाहे इसमें चाहे इसमें। ये खूब पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं। और PF3Cl2 और PCl3F2 इसका म्यू 0 अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। क्यों?
जो ज्यादा ईएन का है, जो ज्यादा ईएन का है उस हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड से जुड़ता है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया और इन दोनों ने इसको कैंसिल कर दिया। बोलो, तो इसका म्यू क्या आ गया? और यही जब आप 3F लोगे तो ए दोनों तो कैंसिल कर दिए, लेकिन ये वाला इन दोनों को कैंसिल नहीं कर पा रहा, नेट म्यू मिल रहा है। आया ना? अरे समझ में आया? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये तो था डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट के कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ जाती है ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेक्टेशन जितना है उससे ज्यादा। और ये तभी हो सकता है जब एंगल कम हो जाए, क्योंकि थीटा कम हो गया, कॉस थीटा बढ़ गया, तो म्यू रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। आर्थ्रो नाइट्रो फिनॉल ड्यू टू एच बॉन्डिंग नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे तो थीटा किस में बदल जाएगा? लेस देन एक्सपेक्टेड, तो म्यू रिजल्टेंट। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे सारी जगहों पर आप देख लेना, क्योंकि बॉन्ड एंगल का रूल यहां भी है, बेंड्स रूल में भी है, वहां से भी अगर कोई चेंजिंग आती है तो वहां भी आएगा। बॉन्ड एंगल इफेक्ट पड़ता है ना बेंड्स में। चलो बेंड्स में बताएंगे, अगर आज तो नहीं पहुंचेंगे वहां, कल ही पहुंचेंगे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है? इससे परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हो। कैसे? परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट खुद ही क्वेश्चन में देंगे, जैसे HCl का दे दिए 1.03 डी बाई, और कैलकुलेटेड आप क्यू इंटू डी से मानोगे, लेकिन ये एज्यूम करते हुए कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, तब तो परसेंटेज निकालोगे। तो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया तो वहां दो चीजें आपको देंगे, एक तो चार्ज, जैसे HCl का नाम लिए तो कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देंगे। चार्ज आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि HCl कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो H पर 1 प्लस चार्ज और Cl पर 1, और 1 डी बाई का मतलब होता है ESU सेंटीमीटर, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? डी बाई में लाना है तो मुझे ESU में चाहिए। अगर उस HCl का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग है, कितना है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 1.2 स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? Q इंटू डी की वैल्यू, Q तो यही 4.8 10 पावर माइनस 10 इंटू 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये और ये डी बाई से काट देना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 103 हो गया, नीचे 4.8 हो गया, 1.2 हो गया, सॉल्व करोगे तो करीब 17% आ जाएगा, क्योंकि मैंने डाटा वही दिया है। कौन सा? एक्चुअल डाटा है, रियल लाइफ डाटा नहीं, एक्चुअल डाटा। ठीक है, तो ये आपका वहां से भी निकल आएगा, EN से भी, और इतना ही आएगा 16 मॉड ऑफ XA माइनस XB 3.5 मॉड ऑफ XA माइनस XB का क्या होल स्क्वायर। समझ में आया? दो ही जगह से आप परसेंटेज यानी करेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर? पल्ले पड़ा। डायपोल मोमेंट से आप और भी कुछ चीजें, जैसे ये हटाऊं, समझ गए? ये और ये बहुत पूछे जा रहे हैं। कहां गया वो? ये बाकी लेफ्ट टू राइट CH4 NH3 H2O HF इंक्रीजेस। ठीक है ना? हाँ? हाँ? अच्छा, इसमें और चाहिए? अच्छा, समझ गए ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं इनका बता दो। बौड़म हो तुम, ये 0 है,
ये है नॉन पोलर, O और H की वजह से। हाँ ये भी आता है, ये भी आता है। अरे जहां जहां एच बॉन्डिंग हो रही है सब जगह सैलिसिलिक एसिड ही नहीं, जहां जहां एच बॉन्डिंग हो रही है, एंगल कुछ कम हुआ, एंगल कुछ कम हुआ तो थीटा कम हुआ तो cos थीटा बढ़ा। क्लियर हो गया? अरे हुआ कि नहीं? ये कहानी खत्म हुई। अगर शांत रहो। अगर इसका डायपोल मोमेंट म्यू है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा म्यू के टर्म में? तो अगर म्यू है cos 60 और ये 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 कैंसिल, ये कैंसिल आया। अरे इन दोनों का मॉड ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मॉड म्यू होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? नहीं आया? आ गया? अरे इतना तो वेक्टर आता होगा, 8 बजे से फिजिक्स है। क्लियर? समझ में आया? ये भी खत्म हो गया। अब क्या पढ़ें? चलो एमओटी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। शांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में यह बताया गया है कि बैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन से। न्यूक्लियस के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब जुड़ते हैं बॉन्ड बनाने में। जब सब जुड़ते हैं तो सब ओवरलैप करते हैं। जब सब ओवरलैप करते हैं, क्योंकि वेव नेचर में वो चले गए। किस में चले गए? वेव नेचर में। अब वेव तो बताने की जरूरत नहीं है कहां कहां आ सकती है। पूरा दरवाजा बंद किया, मोबाइल उठा के देखो, टावर आ रहा है, नेटवर्क देखो, बना होगा 3 डंडा 4 डंडा। रिलायंस में नहीं है? रिलायंस में नहीं आता? अरे आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब चारों तरफ से दरवाजे बंद है, फिर भी तो बैटरी लगा उसमें। चारों तरफ से दरवाजे बंद है, फिर भी क्या आ रहा है? वेव्स आ रही हैं। हाँ समझ। अरे उसमें 3 डंडे बने होंगे, 3 होते हैं। तो ठीक है, वेव आ रही है ना? दरवाजा बंद है फिर भी हाँ। ठीक है। अब वो वेव्स कंस्ट्रक्टिव हो सकती है या रुक जाओ, उनका पूरा हम बता दो फिर उसके बाद में बताओ। बता दो उसे। पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो वेव्स जो होंगी या तो कंस्ट्रक्टिव फेज में ओवरलैप करेंगी या तो अगर कंस्ट्रक्टिव फेज में ओवरलैप कर रही हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। बस देखते जाओ फिगर को, दोनों एक साइड से होंगे। अगर ऐसे वेव इस वाले से मिल रही है, साई ए है, साई बी है, रिजल्टेंट साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। सेम एलिमेंट होगा तो 2 साई हो जाएगा। तो रिजल्टिंग वेव जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी हो गई किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब उसी एटॉमिक ऑर्बिटल से अपोजिट फेज में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, यानी एक ऊपर से नीचे आ रहा हो और दूसरा, तो बना हुआ रिजल्टिंग वेव सेम एलिमेंट का होगा तो एम्पलीट्यूड 0, और अगर डिफरेंट का है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर। दोनों के डिफरेंस के बराबर है तो निश्चित एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया तो इंटेंसिटी भी कम हो गई, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम हो गई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां भी बड़ा था वहां कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल के उतने वो ऊपर चला जाएगा। इसलिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो 2 ही बनते हैं, 2 ही बनते हैं। जितने ओवरलैप करेंगे उतने ही बनेंगे। जितने बनेंगे उसमें से एक की एनर्जी कम हो जाएगी, एक की ज्यादा हो जाएगी। 2p के अगर बनेंगे तो 3 6 ओवरलैप किए, 6 ओवरलैप किए तो 3 की कम हो जाएगी और 3 की ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर? ये तो था आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन केस ऑफ एमओटी। लेकिन किसके टर्म में? वेव के टर्म में। वेव नेचर पर है तब तो अंदर से अंदर वाला 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से ओवरलैप करेगा, 2p से ओवरलैप करेगा,
फाइनली बॉन्ड कौन बनाएगा? क्यों? बीएमओ से बना हुआ बॉन्ड एबीएमओ तोड़ देगा। जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी बॉन्ड बनने में उतनी लग गई ऊपर वाले बॉन्ड को बनने में, तो फाइनली जैसे था वैसे है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी क्या होती है, और उतनी उसको चाहिए बीएमओ में, एबीएमओ में, तो उतना उसने तोड़ दिया, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर वहां 0 आता है, 1s2। इससे सीखो तो ज्यादा अच्छा। हम कार्बन के केस में जा रहे हैं, इसलिए कि आपको बीबीटी में बताते वक्त एक लाइन नहीं बोला था, वो यही की थी कि सिग्मा तो बिना पाई के बन जाता, लेकिन पाई बिना सिग्मा के, लेकिन C2 B2 में बन गया था, वही यहां बताने चल रहे हैं। जब 1s और 1s ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव से ये बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई, और डिस्ट्रक्टिव से बढ़ गई। जितने ओवरलैप किए थे उतने तैयार हुए। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक यहां था, एक यहां था, दोनों डिस्ट्रॉय हुए। ये 1s था, ये 1s था, तो ये सिग्मा 1s तैयार हुआ, और ये सिग्मा स्टार 1s। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं तीनों रूल को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूल कौन सा? पॉली, हुंड और हाँ, तो उसमें से आप बाऊ साइंटिस्ट हैं? हाँ, आप बाऊ साइंटिस्ट नहीं है। आप बाऊ एक वर्ड है, मीन्स है टू फील, समझ गए? तो इन्होंने कहा कि पहले वहां जाओ जहां एनर्जी कम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आप अभी तक नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पढ़ते थे, तो यही आपका बीएमओ है, ये एबीएमओ है। आज से आप ये जानो कि ये इस बॉन्ड को कैंसिल कर देगा, बॉन्ड ऑर्डर 0, क्योंकि 2 यहां है, बस 2 यहां है, और यहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1 आया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जैसे ही आप हीलियम में जाओगे तो 1s2 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये इसको कैंसिल कर दिया। अरे जितनी रिलीज हुई थी उतनी तो ये ले बीते, उतनी इनको देनी पड़ी। एनर्जी लेवल डायग्राम में हो ना, तो जितनी रिलीज हुई थी, बॉन्ड बना था, जब ये वाला बॉन्ड बना तो उतनी लग गई, तो जैसे थे वैसे रह गए, नो बॉन्ड फॉर्मेशन की स्टेज में आ गए, और ये डायामैग्नेटिक हो गया। यही कारण है He2 डज नॉट, क्योंकि बॉन्ड तो बना ही नहीं है, इसने इसको खत्म कर दिया। या फार्मूले में आ जाओ, समझ में आया? अरे 2 - 2 इसको भूल जाओ, ये खत्म, सिर्फ एमओ बचा। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आप कार्बन में आ रहे हो तब हटाएं, जब आप कार्बन में पहुंचे तब क्या स्थिति हुई? चलो C2 बनाते हैं। एक C1s2 2s2 2p2, यानी आपको 3 सीरीज बनानी है। 1s की अलग, 2s की अलग, और 2p की अलग। सेम एलिमेंट है तो एनर्जी लेवल भी सेम होगा। अगर यही सेम ना होते तो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर होते। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होता उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता। NO कर देते तो O वाला नीचे होता और N वाला थोड़ा सा ऊपर, ऐसे पे। समझ गए? रियल वो होता। अब ये कार्बन है, कार्बन में 2 1s में है, 2 2s में है, और 2 इनसे बना हुआ ऑर्बिटल, वही 2 1s 2 2s और 2 2p में। ए एटॉमिक का ऑर्बिटल है दोनों। जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होंगे तो 1s 1s के ओवरलैपिंग से सिग्मा 1s और सिग्मा 1s, तो 2 यहां 2 यहां, ये 9 ने इनको क्या कर दिया? आया
क्लियर? और कैंसिल है? टोटल इलेक्ट्रॉन 4, पाई पहले बन जाता है। ये सिग्मा 2s हुआ, ये सिग्मा स्टार 2s हुआ, टोटल 3 3 6, तो 3 की कम और 3 की, ये पाई 2px और उधर वाला पाई और ये सिग्मा 2pz। ठीक है ना? तो जब तक टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तब तक यही चलेगा, 14 को क्रॉस करोगे तब जा करके ये वाला पोर्शन पलट जाएगा। डाटाबेस है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। C2 के बॉन्ड को जब आपने ब्रेक किया तो सिग्मा बॉन्ड के बराबर भी एनर्जी नहीं लगी, टूट गया। अब बॉन्ड 2 टूटे और सिग्मा के एक बॉन्ड के बराबर भी एनर्जी नहीं लगी, तो पता चल गया कि बॉन्ड तो आप 2 तोड़ रहे हो, इसका मतलब वो दोनों बॉन्ड किसके हैं? समझ में आया? नहीं आया? आएगा ही। तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक 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 एक, डायमैग्नेटिक हो गया, हाँ या ना? तो ये तो हुआ आपका। अब ये इससे कैंसिल नहीं होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो 4। ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये वहां से कैंसिल है, और 2 के दोनों ही कौन से बॉन्ड? पाई। ऑक्सीजन का केस करते ही ये चीज पलट जाएगी और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अरे एक एक और बढ़ जाएगा, और फिर एक एक और बढ़ जाएगा। चलो नाइट्रोजन से करवाते हैं, पहले नाइट्रोजन कर दो, तो एक एक और। डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर कहां पहुंच गया? 3। और एक और बढ़ाते ही ये पहले पलटेगा। नहीं समझ में आया? याद कैसे रहे? जहां जब 2 एटम और दोनों के पास लोन पेयर आ जाए, तो उनके लोन पेयर में रिपल्सन जब चालू हो जाए, तो जब तक नाइट्रोजन है और उसके बाद जब बढ़ा तो 2 लोन पेयर आ गए, 15 से लोन पेयर हो गए। यानी एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब रिपल्सन चालू हो जाए तो सिग्मा पहले बनने लगता है। नहीं पहुंच पाए वहां तक? अब वो 15 के बाद ही होगा, 14 पे नहीं होने वाला। समझ गए? समझ गए ना? तो जैसे ही आप यहां पहुंचोगे, ये हो गया O2, तो ये चीज क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। सिग्मा कहां आ जाएगा? अब पाई कहां चला जाएगा? इससे उसका बॉन्ड ऑर्डर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला, लेकिन पैरामैग्नेटिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस समय अब की बात हो रही है, वो यहां होगा और ये यहां होगा, लेकिन दोनों इससे नीचे ही रहेंगे। समझ में आया? तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 क्रॉस कर गया है तो पहले सिग्मा 2pz देन पाई, और टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है तो पहले पाई तब सिग्मा। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन इधर कर दो, बॉन्ड ऑर्डर कर दो। 8 से शुरू करो, 8 9 10 11 12। 8 से इसलिए शुरू करे कि ये देखो 4 तक दिखाई दिया हूं, 8 तक ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन में आएगा नहीं क्वेश्चन में 4 8 वाले नहीं आते। आते क्या है? अब इधर देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 14 का मैक्सिमम आया 3। फिर ऑक्सीजन का आपने निकाला तो 6 में से 2 माइनस हो गया, फिर आधा किया तो क्या आया? 2। तो ये 16 का 2 आया। अब ठीक है, अब 12 का भी क्या आया? 2। इससे एक चीज निकल के आई, यही मैक्सिमम है। यही क्या है? बाकी 0.5 कम होंगे। मिला? करके भी देख लेना, यही आएगा।
जिसका जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, जहां 0.5 वहां पैरा मैग्नेटिक, और इसके अलावा 16 और 16 पे तो दिख रहा है, और 10 पे देख लेना कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 10 है तो पाई नीचे है 9 10, तो जो 16 की स्थिति है वही 10 की स्थिति है। 16 ऊपर से पैरामैग्नेटिक हो रहा है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और 10 नीचे से अनपेयर्ड हो रहा है इस वाले में। समझ में आया? क्लियर हो गया? लेकिन जब यही बात हम CO के साथ करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, कुछ अलग टाइप का बनता है। अभी तो सिर्फ आप इतना जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 3.5। ये स्पेशल केस अगली क्लास में चलेगा, क्योंकि पहले मैं इनका आज ओवरलैपिंग बताऊंगा। ओवरलैपिंग के बिना यहां तक पहुंच गया हूं। समझ में आया? तो ये आप जान गए, पूरा बॉन्ड ऑर्डर जान गए। ये तो उनकी बात हो रही है, किसकी? CO का 3, हाँ ये CO प्लस का है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर डायटोमिक CO प्लस का है, और CO का कितना है? 3। तो CO डिफरेंट आइटम के बीच में कभी भी आ रहा है, CO प्लस, NO प्लस, तो वहां आप प्योर p ऑर्बिटल या प्योर s ऑर्बिटल से नहीं बना सकते। आप क्यों नहीं बना सकते? कल बात हो रही थी शायद कि अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मोर EN का आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। तो sp के साथ काम होगा। किसके साथ होगा? समझ में? sp ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो अगर अभी इसमें बात करें तो क्या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 ही काम करती है? ऐसा नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर का मेन मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। वो एवरेज बॉन्ड की बात कर रहा है। तो आप 2 ही एटम लेके चल रहे हो तो कोई क्या करे? Cl2 में नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम क्या है? एक ही तो है, तो वहां भी है, काम कर रही है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। लेकिन डायग्राम जो आपने बना रखा है वो 1 to 20 का ही बना रखा है। तो पॉलीवैलेंट एटम में क्या काम करेगा? रेजोनेंस काम करेगा। सल्फेट आयन में टोटल बॉन्ड कितना है? 6 बॉन्ड है टोटल, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, तो 6/4 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे? क्योंकि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। रिजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है। मतलब सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ तो डबल में है, और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल में है, तो टोटल SO लिंकेज कितने हुए? 4, जिसमें बॉन्ड कितने इन्वॉल्व हुए? 6। तो एवरेज क्या आया? समझ में आया? कार्बोनेट में टोटल CO लिंकेज क्या है? 3, और बॉन्ड कितने हैं? 4। तो एवरेज क्या आया पर CO लिंकेज? हो गया। नाइट्रेट में, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर अगर ये बनाओगे तब तो आएगा समझ में, और कोऑर्डिनेट से बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। NO लिंकेज कितने हैं? 4/3। समझ में आ गया? फास्फेट में PO लिंकेज कितने हैं? 4। अब बॉन्ड कितने हैं? तो किसी एक PO लिंकेज का, समझ गए? पर क्लोरेट में 7। अब भाई बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू निकल के आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ, इससे आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे? अभी आपने कहा CO 6 + 8 टोटल वैल्यू 14, बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? CO2 कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? 4 बॉन्ड है, 2 लिंकेज है, 4/2 कितना आया? CO3
4/3 यानी 1.33, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? CO का। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैं पूछूं बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा CO3 की है। तो बॉन्ड ऑर्डर CO, तब CO2, तब कार्बोनेट, और बॉन्ड लेंथ CO से ज्यादा समझ में आ गया? क्लियर? पर क्लोरेट, क्लोरेट, इनकी भी बात कर सकते हो आप, क्वेश्चन में दिया है। सल्फेट, SO3 की बात कर सकते हो आप, दिया है। समझ में आ गया? तरीका यही रहेगा। क्लियर? अब आप नोड, नोडल प्लेन, जीरेड नोड, अनजीरेड, इनकी बात शुरू करें। करते हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप साइन क्या लगाते हो? प्लस और माइनस, वेव के दिखाने के लिए। उसी रिप्रेजेंटेशन को आप जब ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करोगे, तो S तो स्फीयर है तो प्लस हो गया। जब प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब प्लस माइनस से ओवरलैप करेगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जो प्लस या माइनस वहां बताता है वो साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव, समझ में? साई का साइन बताता है, और साई क्या है? एम्पलीट्यूड। क्लियर? जितने लोब्स हैं, लोब्स हमेशा 2L होते हैं, और L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। 0 S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि F में कितने लोब्स हैं जिसे आप कॉम्प्लेक्स लिखते हो। हाँ, तो लोब्स हमेशा क्या होंगे? 2L, और L की वैल्यू आपको बताई जा चुकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो P में कितने हैं L की वैल्यू? तो 2 हैं। अब तीनों कहां है? एक्सिस पर, क्योंकि PX, PY, PZ। समझ में आया? ठीक है। यहां से बहुत कुछ आप जान जाओगे, कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, अब बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक एक चीज जान जाओगे। एमओटी का बहुत अच्छा रोल है, ऐसी बात नहीं है। और बीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर वगैरह, तभी आपका एमओटी आया है, ठीक है ना। दूसरा, जब ये ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होने के लिए आप प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज करोगे। प्लस माइनस रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। यानी जो आपका ये फिगर बन रखा है एनसीईआरटी में देखोगे, तो यहां S का हमने क्या बताया? प्लस प्लस। तो S लोब्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसे या ऐसे। P कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अपोजिट साइन इन अपोजिट लोब। और D कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सेम साइन इन अपोजिट लोब। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है? टेंशन मत लो, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और 4 कमरे में उन दोनों को फिट करना है, तो 2 कमरे में तो एक की ही डेंसिटी होगी, हाँ या ना। और वही 2 इलेक्ट्रॉन को 2 कमरे में रिप्रेजेंट करना है, तो एक की तो एक ही डेंसिटी होगी। तो 6 वाले में F में क्या होंगे? किसी 3 में प्लस होगा और किसी 3 में। F के बाद अगर G आया तो 4 में प्लस होगा। पल्ले पड़ा, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। अब आगे देखा जाएगा, मिलेगा तो देखेंगे। पहले तो मिले, लेकिन F मिला है, ठीक है। तो आगे बात करें, अपोजिट लोब्स सेम साइन, अपोजिट लोब्स अपोजिट साइन।
तो जब आपका ये एस एस के साथ मिलेगा तो यहां बना होगा ऐसे गोला गोला प्लस प्लस, 2 एस जुड़ गए, और यहां 2 एस नहीं जुड़े तो एक प्लस हो गया और एक, क्योंकि अपोजिट लोब्स हैं। नहीं तो आप 4 समझ करके जोड़ दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, नाश हो जाएगा। समझ में आया? डिस्ट्रक्टिव। अब देखो, जो नोड शब्द इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो उस पूरे प्लेन का नाम है नोडल। अगर वो वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 में आ रही है तो जीरेड, और वो वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 में आ रही है तो अनजीरेड। तो यहां पर नहीं है, बीचों बीच से जाना है, तो ये 0 है, 0 जीरेड, और ये एक नोडल प्लेन आ गया अनजीरेड। वही हाल इनके लिए, वही हाल इनके लिए। लेकिन पी पाई कैसे बना होगा भैया? पी पाई प्लस माइनस, इसका रिप्रेजेंटेशन ऊपर प्लस प्लस जुड़ गए, और नीचे यूं एक मिल गया आपको नोडल प्लेन। हाँ या ना? एक है तो पाई के बीएमओ में ऐसा बना होगा, और सिग्मा के बीएमओ में प्लस माइनस, एक आध माइनस से भी आपको जोड़ना सिखा देना, माइनस प्लस, दोनों ये जब जुड़ेंगे ये ऐसे बनते। यहां बीचों बीच से नहीं काट सकते। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? सिग्मा 2pz। ये उसके बगल ऐसे बना होगा। आया? ऊपर इनको पलट दो तो ये प्लस उधर भगेंगे, माइनस इधर भगेंगे, प्लस उधर माइनस उधर भगेगा और प्लस इधर। तो एक तो ऐसे वाला था ही, एक एक्स्ट्रा आ गया। यानी जैसे ही आप एंटी बॉन्डिंग में जाओगे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन एक बढ़ जाएगा बीएमओ से, नंबर ऑफ नोडल प्लेन एक बढ़ जाएगा। बीएमओ में अगर निकाल लेते हो तो बीएमओ में अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो एक ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया? एक लाइन वाला सब बता दें। नोडल प्लेन सिग्मा में एस के सिग्मा में नहीं होता, तो ए बीएमओ में एक होगा। एस के बीएमओ में नहीं होता तो एस के बीएमओ में एक होगा, है ना? ए बीएमओ में एक होगा। ये हटा दें। ये समझ में आ गया? बिना पूरा पढ़ाए बता दे रहा हूं। अब आप उनके ग्राफ को देखना, रिप्रेजेंटेशन कर करके डेल्टा वेल्टा सब बनवाना। मैंने कहा सिग्मा पाई डेल्टा, बीएमओ की बात करें 0, ए बीएमओ की बात करें, यही चीज यहां डाल दो। खत्म। नोडल प्लेन पल्ले पड़ा तो आप अपने आप बनाइएगा। पी पाई डी पाई सब बनाना कोशिश करना, ठीक है ना? अच्छा, पी पाई का क्या होगा वो तो बना चुके, चलो पी पाई डी पाई बना के देखें। डेल्टा बॉन्ड कहां बनेगा मालूम है ना? 2 डी ऑर्बिटल। और कौन डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता? डीजेड स्क्वायर। ओ, रिंग की वजह से। हाँ, मैं डी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा हूं। डी ऑर्बिटल के रीजन रिप्रेजेंटेशन में 2 नोडल कौन होते हैं? नोडल प्लेन नहीं होते। मैंने कहा डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड नहीं बना। रीजन क्या है? जब तक चारों लोब्स ओवरलैप नहीं होंगे तब तक नहीं बन सकता। जब आप 2 डीजेड स्क्वायर को लाओगे, अरे एक बैलून ऊपर एक बैलून नीचे और बीच में भगवान कृष्ण का चक्र, जिसमें माना जाएगा आधा लोब्स एक डी से बना है, आधा लोब्स 4 लोब थे ना, एक ऊपर एक नीचे, आधी रिंग एक डी से आधी रिंग। जब उस दूसरे को लेके आओगे तो दोनों किनारों की रिंग नहीं जुड़ेंगी, 3 के कॉम्बिनेशन हो पाएगा। इसलिए डेल्टा बॉन्ड नेवर फॉर्म। तो ये डेल्टा भी नहीं बना सकते, ये पाई में भी नौटंकी करते हैं। यही कारण है इनको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में भेजा जाता है कि बाद में आप काम के आने वाले नहीं हो। इसलिए डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट।
समझ में आ गया? पल्ले पड़ा। सबसे पहले तुम जाओ, क्योंकि आगे तुम किसी काम के नहीं। क्लियर? तो पी पाई डी पाई, पी पाई और डी में अगर आप बीएमओ बनाना चाहते हो तो प्लस के साथ यहां प्लस रखो और माइनस के साथ यहां माइनस रखो। अब ऊपर ये बन गया, बोलो, नीचे ये बन गया, यहां माइनस यहां प्लस। अब बताओ नोडल प्लेन एक है कि दो है? नोडल प्लेन एक ही है, क्योंकि बीएमओ बना है। कैसे पता चला? नोडल प्लेन उसे कहते हैं जहां दोनों ऑर्बिटल मिल रहे हैं, उनके बीचों बीच से जाओ। आप यहां बीचों बीच से नहीं गए हो, ये है बीचों बीच से जाना। तो ये वाला तो है, लेकिन ये वाला नोडल प्लेन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन वो होता है जहां दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीचों बीच से गुजरना है। यहां से गुजरना है, यहां से कहां गुजर सकते हो? कट जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो इसीलिए बीएमओ ऑफ पाई बॉन्ड है। बीएमओ ऑफ पाई बॉन्ड में एक ही होता है, ये प्रूव भी किया। डी पाई करके देख, प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, आया? यहां प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस, ये ऊपर जुड़ जाएंगे, ये नीचे जुड़ जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे, है ना? यूं ये नोडल। कभी कभी दे देते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशन से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका है, तो ये बीएमओ ऑफ डी पाई है, ये बीएमओ ऑफ पी पाई डी पाई। लेकिन अगर ये फिगर दे दिए कि ये किसका है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से सेट करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत आसान है। ये बच गए ना, बचे हैं तो डी है, बचा हुआ है तो अब फिर से इधर से जुड़ा है तो इधर भी डी है। यानी इसे काट करके बस इनसे जोड़ो, आपको 4 लोग मिलेंगे, 4 लोग बता रहे हैं कि डी है। तो ये बता रहा है कि क्या है? डी है। समझ गए? अरे हाँ या ना? अब इसमें कैसे पता चले कि डी है? अरे इनको काट के इनके साथ जोड़ो, जैसे जोड़ोगे ये 4 बन जाएंगे, 4 है तो ये डी है, और ये जो बचे हुए हैं वो 2 बन जाएंगे, तो बता देगा कि वो पी है। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ गया? तो रिवर्स भी जा सकते हो। कहां बॉन्ड नहीं बनता? जब ना कंस्ट्रक्टिव हो ना डिस्ट्रक्टिव हो, वहां बॉन्ड पी वाई के साथ पी एक्स कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। चेक करके देख लो। अगर ये ऐसे आकर के जुड़ा तो आधा कंस्ट्रक्टिव और आधा, तो ये सारी कंडीशन नॉन बॉन्डिंग की है। लास्ट में देखो सारे, हर जगह एस ऐसी जगह घुस रहा होगा कि आधा कंस्ट्रक्टिव होगा आधा डिस्ट्रक्टिव होगा, पी ऐसी जगह जा रहा होगा, डी ऐसी जगह जा रहा होगा। तो आपको मैंने कहा कि कौन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, कौन किसके साथ नहीं बना सकता, उसको आप वही फिगर बना करके चेक करके देख लो। अगर दोनों में जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों में, तो नॉन बॉन्डिंग की कंडीशन है। और किसी एक के साथ जोड़ा है तो या तो कंस्ट्रक्टिव है या तो, एनी डाउट? मिला? फिगर पूरा क्लियर? अब एमओटी का सिर्फ क्या बचा हुआ है? सीओ और सीओ प्लस का। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन तो सही पूछो, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सीओ प्लस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉन्ड ऑर्डर 3, इससे ज्यादा आपके यहां नहीं पहुंचे हैं। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो एक लाइन और बताया था, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किस में से निकलता था? किससे निकला था? एंटी बॉन्डिंग ऑफ, नहीं भाई, 3 से 3.5 हो रहा है तो उसको तो स्टार से निकलना पड़ेगा। कुछ तो दिमाग लगाया करो। 3 से 3.5 हो रहा है ना, तो स्टार से निकलेगा तभी तो हो सकता है। तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के किससे जा रहा है? स्टार वाले पार्ट से। एंटी बॉन्डिंग ऑफ एनबीएमओ। नॉन बॉन्डिंग भी यहां डेवलप हुआ था ना, और सिग्मा की पोजीशन पर सिग्मा एसपी ही था ना, और उधर सिग्मा की पोजीशन पर सिग्मा एसपी ही था। पाई जहां था वहीं था,
एक्स्ट्रा में दोनों के बीच में NBMO, अरे कुछ कल के लिए भी रखो, नहीं तो उड़ा दोगे, अब सब जितना सिखाया सब नाश कर दोगे। तो ये सब समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो कल की क्लास क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड सारे हो जाएंगे, यानी बैक बॉन्ड, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जितना भी है, कल आपको सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। देखते हैं बेंड्स ड्रैगो होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि हो जाए। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बताते वक्त एक बात हुई थी कि कुछ 5-6 हाइड्राइड हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते, मालूम है ना? ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के 6 हाइड्राइड, ऑक्सीजन फैमिली के 6 हाइड्राइड, लेकिन ऑक्सीजन खुद नहीं, H2S, H2SE, H2T। तो ड्रैगो में बताना ही है, इसलिए वहां डिस्कस हमने नहीं किया, सिर्फ इसीलिए नहीं किया, नहीं सोचे को बचा हुआ है वो चीज सर ने इग्नोर कर दिया। समझ में आ गया? जाओ